हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग द वर्कर्स का टॉपिक किया था, साथ ही साथ हमने सोशल हायरार्कीज़ के बारे में डिस्कस किया। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेट एंटिक्विटीज़। लेट एंटिक्विटी रिमेन्स द लेटर फेज ऑफ रोमन एम्पायर। और इससे पहले हम यहाँ पे एक और जो सोर्स दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था। इनकम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेसी अर्ली 5th सेंचुरी। जो मैंने 4 पाउंड ऑफ गोल्ड की इनकम उनकी बताई थी कि एरिस्टोक्रेसी की इतनी इनकम हुआ करती थी और वो उसके खर्चे को हटा के तब इतनी इनकम हुआ करती थी। ईच ऑफ द ग्रेट हाउस ऑफ रोम कंटेन्ड विद इन इट सेल्फ एवरीथिंग, कि हर उस ग्रेट हाउस किसका, उस एरिस्टोक्रेट का हाउस, उस बड़े आदमी का, उस रिच पर्सन के घर में हर वो चीज़ हुआ करती थी विच ए मीडियम साइज ऑफ सिटी कुड होल्ड। जो एक मीडियम साइज़ के शहर के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके उस एस्टेट के अंदर हुआ करती थी। क्या क्या हुआ करता था? ए हिप्पोड्रम क्या होता है? ग्राउंड ऑफ हॉर्स रेस, यानी घुड़दौड़ का मैदान, ये हिप्पोड्रम होता है। और दूसरी बात क्या बताई गई है? फोरा का मीनिंग क्या है? टेम्पल। उनके मंदिर भी हुआ करते थे उसके अंदर, एज वेल एज टेम्पल्स भी हुआ करते थे। फ्लोरा या उनका अपना जो है सारे पूजा पाठ के सारा सिस्टम वहीं था। फाउंटेन्स, फवारे एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाथ, अलग अलग तरह के स्नान। मैनी ऑफ द रोमन हाउस होल्ड रिसीव्ड एन इनकम ऑफ 4000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड पर ईयर फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी से करीबन 4000 पाउंड ऑफ गोल्ड उनकी इनकम हुआ करती थी। नॉट इंक्लूडिंग, क्या शामिल नहीं था? ग्रेन, वाइन और दूसरे प्रोडक्ट जिसको वो डायरेक्टली बेच देते थे, डायरेक्टली यूज़ करते थे। अगर मान लिया इनको बेचा जाए, इफ़ सोल्ड, अगर बेच दिया जाए जो वो यूज़ करते थे, तो उसकी अमाउंट, उसकी कीमत क्या हुआ करती थी? 1/3 ऑफ द टोटल इनकम। 1/3 ऑफ द टोटल इनकम उनकी हुआ करती थी, करीबन 1300 पाउंड ऑफ गोल्ड उनकी इतनी इनकम हो। यानी कि अगर उनका देखा जाए तो करीबन 5300 पाउंड ऑफ गोल्ड टोटल उनकी इनकम हो जाएगी, अगर उस डायरेक्ट यूज़ को भी उसमें जोड़ लिया जाए। द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एट रोम ऑफ द सेकेंड क्लास वाज 1000 और द 1500 पाउंड ऑफ गोल्ड। तो ये बताया गया है कि उनके सेकेंड क्लास के जो वहाँ पर ग्रुप था, उनकी इनकम करीबन 1000 या 1500 जो है 15,000 पाउंड ऑफ गोल्ड उनकी इनकम हुआ करती है। ये सेकंड क्लास की बात की है। फर्स्ट क्लास की हमने बताया 4000 के आसपास, और सेकंड क्लास की या तो 1000 या 1500 पाउंड ऑफ गोल्ड उनकी इनकम हुआ करती थी। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ लेट एंटिक्विटी की, लेट रोमन एम्पायर। तो यहाँ पर स्पेशली इस टॉपिक में कल्चरल चेंजेस के बारे में बात की जाएगी। We shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of the Roman world in its final centuries. चलो फाइनल सेंचुरीज में आ गए हैं, तो फाइनल सेंचुरीज में हम इनके जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। लेट एंटिक्विटी इन द टर्म हाउ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल, और लेट एंटिक्विटी जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इसके फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, रोमन एम्पायर का उद्भव, उसका विकास और उसके ब्रेकअप, उसके पतन के बारे में, उसके डिक्लाइन के बारे में यहाँ बात की जाएगी। कब? 4 to 7th सेंचुरी में। और एक और बात मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो उससे पहले आपको मैप को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपने मैप को अच्छे से नहीं समझा तो आपको चैप्टर को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द 4th सेंचुरी इटसेल्फ वाज वन ऑफ द कंसिडरेबल फर्मेंट। चलो 4th सेंचुरी में कहते हैं कि भी ठीक है, एक और चेंज आया, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेबल चेंज बताया, फर्मेंट बताया है, वो कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों स्पेयर्स में आया था। दोनों मतलब क्या कहते हैं उसको, स्पेयर्स पार्ट में आया था। एट द कल्चरल लेवल में क्या बात करते हैं? वी सा मोमेंटस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। विद द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। कॉन्स्टेंटाइन, जिसका मैंने टाइम पीरियड भी आपको बताया था, कि जो कॉन्स्टेंटाइन रूलर थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना ऑफिशियल रिलीजन
मना लिया था, अपना स्टेट रिलीजन, स्टेट जो राजकीय धर्म है उसको घोषित कर दिया था विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी। और हम क्या पढ़ेंगे कि 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई थी। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम पॉलिथिस्ट हैं, हम इंडियन, हम बहुदेववादी हैं, हम टाइम टू टाइम कोई भी पूजा करते हैं, कभी गणेश चतुर्थी आई, कभी मतलब नवरात्रे आए हैं, या कभी डे टू डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अकॉर्डिंग हम पूजा करते रहते, तो हम भी पॉलिथिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे पॉलिथिस्ट नहीं थे। जो ये मुस्लिम से हैं ये भी पहले पॉलिथिस्ट ही हुआ करते थे, ये अलग अलग देवताओं की पूजा किया करते थे। और जो रोमन एम्पायर के अंदर हम बात करते हैं अंग्रेज़ों की, फ्रांस की या और उनकी स्पेनिश की, वो सब भी क्या थे, वो पॉलिथेइस्ट थे। वो भी बहुत सारे धर्मों की, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। ये तो बाद में चल के उन्होंने अपना एक रिलीजन बना लिया, जैसे उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन बना लिया, मुसलमानों ने अपना इस्लाम रिलीजन बना लिया, और फिर बाद में कुछ नए परसेप्शंस आ गए, नए विचार आ गए, जिसके कारण वो मोनोथेइस्ट बन गए थे। तो ऐसा नहीं था कि वो पहले पूजा नहीं करते थे या अलग अलग देवताओं को नहीं पूजते थे। Okay, but there were equally important changes in the religious as well as the other spheres of the life. रिलीजियस चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ डायक्लेशन जैसे रूलर्स ने ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट को भी यहाँ पर बताया है, उसमें चेंजेस किए हैं। एंड इट मे बी बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस। और ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक से शुरू करना बहुत अच्छा होगा अगर डायक्लेशन राजा से शुरू किया जाए। तो डायक्लेशन रूलर जो था, इसने कब रूल किया था? 284 से लेकर 305 तक इसने रूल किया था। क्या क्या इसने चेंजेस किए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन भी बनता है, द चेंजेस डन बाय एम्परर डायक्लेशन। जब डायक्लेशन रूलर बना था उस टाइम पे रोमन एम्पायर ओवर एक्सपेंडेड था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ था। दैट लेड डायक्लेशन टू कट बैक टू अबांडन टेरिटरीज विद लिटर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। तो डायक्लेशन ने क्या किया, उन एरियाज़ को अबांडन, उन टेरिटरीज़ को अबांडन कर दिया जिसकी बहुत ही कम वैल्यू थी। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जहाँ से ना तो इनकम आ रही थी ना ही उसकी अपनी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। तो उन एरियाज़ को छोड़ के अपने एम्पायर को इसने छोटा कर लिया था। एक काम तो ये बदलाव हुआ था। और क्या बदलाव हुआ था? डायक्लेशन ऑल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर। जितनी सीमा रेखा, जितना एम्पायर इसने अपना रखा, उस एम्पायर को इसने क्या किया था, उसको चारों तरफ किलाबंदी कर दी, मतलब चार दीवारी कर दी। थर्ड क्या काम किया? रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज। अपनी जो क्षेत्रीय बाउंड्री थी उसको पुनर्गठन किया, दोबारा से बनाया अपने प्रोविंस, अपने जो जैसे अपने एम्पायर का डिवीज़न जो है इसने दोबारा से किया था। छोटे छोटे स्टेट्स बना ली थी, जैसे हम तहसील बनाते हैं या डिस्ट्रिक्ट में, इस तरीके से इसने प्रोविंशियल बाउंड्रीज रीऑर्गेनाइज की थी, दोबारा से बनाई थी। सेपरेटेड द सिविलियन फ्रॉम द मिलिट्री फंक्शंस। सिविलियन यानी कि सिविलियन काम को मिलिट्री कामों से अलग कर दिया गया था। किसानों के या नागरिकों के काम को अलग कर दिया। मिलिट्री का काम सैनिकों को सिर्फ लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ही काम के लिए लगाया गया, बल्कि जो सिविलियन पर्सन थे उनका अलग काम रखा गया था। ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर। जो मिलिट्री के सेनापति थे उनको ऑटोनॉमी पावर दे दी गई, उनको अपने आप सेल्फ डिसीजन लेने की पावर दी थी। किसने दी थी? ये डायक्लेशन ने दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भी क्या क्या चेंजेस किए थे, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे बता सकते हैं डायक्लेशन के। हु नाउ बिकेम द मोर पावरफुल ग्रुप, बिकम मोर पावरफुल ग्रुप। ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन गए थे सेनापति। कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेटेड सम ऑफ द चेंजेस एंड एडिड अदर एज ऑन। कॉन्स्टेंटाइन ने इन चेंजेस करके अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया था, और भी कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। हिज चीफ इनोवेशन वर इन द मोनेटरी स्फीयर। और सबसे उनकी मुख्य खोज, जो न्यू इनोवेशन बताई है, वो क्या थी? वो थी कि उन्होंने जो मोनेटरी सिस्टम है वो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया था। वो क्या था कि चांदी के सिक्के तो ख़त्म ही हो गए थे, चांदी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि स्पेन की माइन से मिलती थी, और जो गवर्नमेंट का स्टॉक है वो भी ख़त्म हो गया था। तो इसने एक नया डिनोमिनेशन शुरू किया, वो था सॉलिडस। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिडस, तो बता सकते हो। ये 4.5 ग्राम का सोने का सिक्का हुआ करता था, और रोमन एम्पायर में बाद तक ये चलता रहा। वेरी लार्ज स्केल पर इसका मिंट हुआ, इसका मुद्रण किया गया, इसको बना दिया गया। और ये कह रहे हैं कि इसका जो है लाखों
करोड़ों में इसका सर्कुलेशन हुआ था, लाखों करोड़ रुपए जो है सिक्के जो है इसके वो इसमें सर्कुलेशन में थे। और दूसरा और इनोवेशन अगर बात की जाए इसकी, इसने एक और काम किया था। इसने क्या किया, इसने अपनी कैपिटल बना दी थी। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी राजधानी बना लिया था। और कौन सा कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल, तुर्की में एक इस्तांबुल नामक जगह है, वहाँ पर पहले कभी कॉन्स्टेंटिनोपल उस एरिया को कहा जाता था। पहले इसको बेंजेंटाइन भी कहते थे और इन्होंने इसको बेंजेंटाइन एरिया को ही इसने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम दिया था। और आज जो है इस एरिया को कॉन्स्टेंटिनोपल ना कह के बल्कि इस्तांबुल नाम कहा जाता है। और ये तुर्की में है ये जगह। यहाँ पर इसने किया था क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई जगह थी। और जैसा कि न्यू कैपिटल में ज़रूरत थी कि कुछ सीनेट भी बनाई जाए, पार्लियामेंट भी बनाया जाए, तो इसने इस टाइम पे अपनी जो गवर्निंग क्लास है उसको भी बढ़ा दिया था। गवर्निंग क्लास कौन सी, जो शासकीय वर्ग है, जैसे सीनेटर्स हैं या जो एरिस्टोक्रेसी है, वो भी इसने एक्सपेंड कर दी थी। अब मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई। एक तो मॉनेटरी सिस्टम है जो वो स्टेबिलिटी आ गई, सोने के सिक्के इतने ज़्यादा बना दिए लाखों करोड़ों में, तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई थी। दूसरा क्या था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। ये दो ऐसे कारण थे जिनके कारण उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि आ गई थी, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया था। As well as the archaeological record shows considerable investment in the rural establishment। इन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया, फिर इन्होंने गांव को बसाने में, रूरल एस्टेब्लिशमेंट में पैसा खर्च किया, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन लाइक ऑयल प्रेस। क्या क्या इंडस्ट्री सेटअप की गांव में, एक तो ऑयल प्रेस लगाई, जैतून का तेल निकालने की मिल, ग्लास फैक्ट्री लगाई, शीशे की फैक्ट्रियाँ, और भी नई टेक्नोलॉजी जैसे कि पेंच की प्रेस, स्क्रू प्रेस लगा दी और कुछ वाटर मिल लगा दी थी वहाँ पर। ये लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेडिंग करने का भी इसने रिवाइवल कर दिया था, पुनरुत्थान कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। ये सारा का सारा डायक्लेशियन रूलर के बारे में बताया गया है कि क्या रोल था उसका रोमन एम्पायर के अंदर। व्हाट वाज द रोल ऑफ डायक्लेशियन इन द रोमन एम्पायर। ऑल ऑफ दिस कैरिड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी। जब ये गांव ही अगर डेवलप होते गए तो शहर तो अपने आप ही डेवलप होने थे। दैट वाज मार्क्ड बाय द न्यू फॉर्म्स आर्किटेक्चर एंड एन एग्जैक्रेटेड सेंस ऑफ लग्जरी। और क्या था, साथ ही साथ फिर क्या, शहरों में क्या होते हैं, शहरों में तो सारे आर्टिशियन रहते हैं, तो आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा बड़ा, स्थापत्य के अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनने लगे, मूर्तियाँ बनने लगी, मकान बनने लगे, महल बनने लगे जिनमें डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ करने लगे। एग्जैक्रेटेड सेंस ऑफ लग्जरी, और जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा बनने लगी थी। द रूलिंग एलाइट वर वेल्थियर एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। और यहाँ पर जो रूलिंग एलाइट थे, जो शासकीय वर्ग है, और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा ताकतवर होता चला गया था पहले की बजाय। इजिप्ट में बहुत सारे ऐसे पेपारी पाए गए हैं, पेपायरी जिन पर लिखा जाता था, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट बनाए जाते हैं, जैसे पेपर होता है वैसे ही पेपायरी होती है। तो हज़ारों ऐसे पेपायरी पाए गए जो ये बताते हैं कि एफ्लुएंट सोसाइटी हुआ करती थी और जहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा यूज होता था और उनकी इनकम भी गोल्ड में हुआ करती थी। एग्जाम्पल ये बता दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट अकेला जो टैक्स देता था वो करीबन 2.5 मिलियन सोलिडी पर ईयर अपना टैक्स देता था। इवन इजिप्ट इतना टैक्स देता था। तो लोग अमीर थे तभी तो इतना टैक्स मिलता था, वरना कहाँ से टैक्स आएगा। और दूसरी बात क्या बता दी है, ये किसके कितने बराबर है, 35,000 पाउंड ऑफ गोल्ड के बराबर था। ये जस्टिनियन राजा के टाइम पीरियड की बात है। और बात साथ ही बताया गया है कि द लार्ज पार्ट ऑफ द नियर ईस्टर्न कंट्री साइड वर मोर डेवलप्ड एंड डेंसली सेटल्ड इन द 5th and 6th centuries देन दे वुड बी इवन इन द 20th century। बहुत ज़्यादा एरिया डेवलप हुआ 5th और 6th सेंचुरी में। आज भी इतना नहीं है, अगर 20वीं शताब्दी की भी बात की जाए तो उतना आज भी डेवलप नहीं है जितना उस टाइम पे डेवलप हो गए थे, और ये डेंसली सेटल्ड एरिया थे। दिस इज़ द सोशल बैकग्राउंड अगेंस्ट विच वी शुड सेट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। और इस टाइम का हमने जो कल्चरल डेवलपमेंट की बात की उसका सारा सोशल बेस मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या बेस था। अमीर आदमी थे तो ज़्यादा टैक्स देंगे, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी होगी, वहाँ अच्छे आर्टिशन होंगे, वहाँ अच्छा आर्किटेक्चर होगा, और वहाँ का जो लग्जरियस थिंग्स थी वो भी ज़्यादा डिमांड में आएंगी, ज़्यादा खरीदी जाएंगी, ज़्यादा उनकी डिमांड भी होगी। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कल्चर की। जो क्लासिकल वर्ल्ड है उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे कुछ ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर था।
तो दोनों ही जगह की बात की जा रही है, ग्रीक की भी कर रहे हैं हम, रोमन की भी बात कर रहे हैं। दोनों ही जगह पे पॉलीथेइस्ट हुआ करते थे, रोमन्स भी और ग्रीक्स भी। पॉलीथेइस्ट कौन होता है? हु वर्शिप्ड मोर देन वन गॉड, एक से ज़्यादा देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको बोलते हैं पॉलीथेइस्ट, बहुदेववादी। दैट इज इट इन्वॉल्व्ड ए मल्टीप्लिसिटी कल्ट दैट इंक्लूडेड विद बोथ रोमन्स इटालियन गॉड। कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गॉड थे, बहुत सारे पंथों में की पूजा होती थी, बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे देवता थे। कौन से? जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। तो 4 का तो नाम दे ही दिया, और भी ऐसे बहुत सारे लोकल डेटीज़ थे जिनकी पूजा की जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल भी पाए गए, सैरिन और सेंचुरीज, ये सारे सेंचुरीज सैरिन सभी पवित्र स्थलों के नाम हैं, उनमें वहाँ पूजा की जाती थी थ्रू आउट द एम्पायर। पॉलीथेइस्ट कोई कॉमन नेम या कोई उनका लेबल नहीं होता था जिससे उनको डिस्क्राइब किया जा सके। और भी ऐसे रिलीजियस ट्रेडिशन हुआ करते थे, जैसे कि रोमन एम्पायर के अंदर एक और बता दिया गया, वो क्या था? जैडिज़म। जैडिज़म क्या होता है? यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म भी था। यहूदी धर्म भी क्या था? वो मोनोलिथ नहीं था। मोनोलिथ मतलब एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाला जैडिज़म नहीं था। वो भी वैसा ही था, वो भी उसके अंदर भी डाइवर्सिटी थी। जैविस कम्युनिटी में डाइवर्सिटी पाएगी तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। क्रिश्चियनाइजेशन शुरू किसने किया था? ये कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया था, कॉन्स्टेंटाइन राजा, और 4th और 5th सेंचुरी में धीरे धीरे करके इसको शुरू कर दिया था कॉन्स्टेंटाइन। अगर आप देखते हो कि क्रिश्चियन रिलीजन की शुरुआत 4th और 5th सेंचुरी में शुरू हुआ था। 4th सेंचुरी में मानो आप, 4th सेंचुरी में धीरे धीरे करके शुरू कर दिया था कॉन्स्टेंटाइन राजा से। इससे पहले क्रिश्चियन रिलीजियन नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था बिल्कुल भी, और दूसरे धर्म हुआ करते थे। यानी कि इससे पहले तो जो ये है जैडिज़म, यानी क्रिश्चियनिटी से पहले तो जैडिज़म भी था, और हमारे जो हिंदू धर्म है उसका तो पता ही नहीं कितने साल पुराना है, ना ही किसी को ये पता किसने शुरू किया था। नेक्स्ट वन, पॉलीथेइज्म डिडंट डिसअपियर ओवरनाइट। भले ही क्रिश्चियनाइजेशन हो गया, लोग क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए, ईसा मसीह की पूजा करने लगे और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगे, लेकिन फिर भी पॉलीथेइज्म, बहुदेववाद, देवताओं की अलग अलग पूजा अभी भी ख़त्म नहीं हो पाई थी। स्पेशली कौन से इलाके? वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जहाँ पर क्रिश्चियन बिशप्स ने भले ही इसके अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ी है। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले पादरी उन जो पुरानी मान्यताएं प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए बड़ी कोशिश की, फिर भी कंटिन्यू रहा। दे कंडेम्ड मोर देन द क्रिश्चियन लेटी। क्रिश्चियन आम लोग, जो आम जनता है, साधारण जनता है। द बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ वर मच मोर फ्लूइड इन द 4th सेंचुरीज देन दे वुड become thanks to the repeated efforts of the religious leaders। बाउंड्रीज जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में बनी हुई थी वो अभी भी इतनी ज़्यादा वाटर टाइट नहीं थी जो कभी पहले बनी हुई थी, जो रिलीजियस लीडर ने कभी पहले बना रखी थी, अभी वो इतनी वाटर टाइट नहीं हो पाई थी। द पावरफुल बिशप हु नाउ लेड द चर्च to reign in their followers and enforce a more rigid set of beliefs and practices। अब चर्च को चलाने वाले पादरियों ने एक नया बिलीफ और प्रैक्टिसेस का सिस्टम शुरू कर दिया, बिल्कुल कठोर, कि क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करना है। और कैथोलिक चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव चलता था, जो आपने 10th में भी पढ़ा था कैथोलिक चर्च के बारे में। जनरल प्रॉस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट वेयर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल द 6th सेंचुरी। अब जनरल प्रॉस्पेरिटी जनरली है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि चली हुई थी, चारों तरफ इनकम आ रही थी, पैसा था, गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था, तो ईस्ट की तरफ तो प्रॉस्पेरिटी थी ही ज़्यादा, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। 6th सेंचुरी में बात की जा रही है, और वहाँ पर भले ही वहाँ पर प्लेग की बीमारी भी फैल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो है प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी। वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में एम्पायर बिखर चुका था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो चुका था, राजनीतिक ताकतों ने उस पर कब्जा कर लिया था, और इससे जो है हमारा ये जो रोमन एम्पायर है, इसके नॉर्दर्न नेबरिंग एरिया जो था वो जर्मनिक ट्राइब्स का था, जर्मनिक ग्रुप का था, जिसका हमारे चैप्टर में पहले भी डिस्कस हुआ था। और वो कौन कौन से थे? एक तो गॉथ्स, वेंडाल,
लोम्बार्ड और एटसेट्रा, मतलब और भी थे। इन्होंने इस रोमन एम्पायर के कुछ बेस्ट प्रोविंसेस पर, कुछ मेजर प्रोविंसेस पर अपना कब्जा कर लिया था और इनको क्या कहा गया? पोस्ट रोमन्स। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट रोमन, पोस्ट रोमन में आते हैं गॉथ्स, वंडाल्स और लोम्बार्ड, जिन्होंने अपने मेजर प्रोविंसेस पर कंट्रोल कर लिया था और अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। तो ये जर्मनिक ट्राइब थी, जर्मन की थी। फिर कहते हैं कि भाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वर दैट ऑफ द विसिगॉथ्स इन स्पेन। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन थे? स्पेन के विसिगॉथ्स। स्पेन के विसिगॉथ्स को किसने डिस्ट्रॉय किया? अरब वालों ने, सऊदी अरेबिया के 711 से 720 के बीच में। और गोल में फ्रैंक्स थे, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। लोम्बार्ड इटली में थे। ये जो किंगडम हैं ये आगे तक चलते रहे और यूजुअली इस टाइम पीरियड को मिडिवल टाइम पीरियड का नाम दिया गया। वेयर द एम्पायर रिमेन्ड यूनाइटेड, यहाँ पर जो है मिडिवल टाइम पीरियड में जो साम्राज्य है वो ईस्ट की तरफ जो साम्राज्य है वो मतलब यूनाइटेड रहा। देखो मैंने आपको अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ की तरफ से आते आते ये कुछ एक ताकत थी जिन्होंने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और अपना किंगडम सेटअप कर लिया था। लेकिन अगर हम रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो वो यूनाइटेड था। यहाँ पर जस्टिनियन नाम का राजा था जो रूल कर रहा था और उसने अपनी प्रोस्पेरिटी को बनाए रखा था। रिकैप्चर्ड अफ्रीका फ्रॉम द वंडाल से अफ्रीका को वापस जीत लिया था जस्टिनियन ने। उसने इटली को भी जीत लिया था, ओसोगोथ से वापस ले लिया था और ये उसकी डिवास्टेशन का एक रास्ता तैयार हो गया था। मतलब ये कहते हैं जब इसने इटली को अपने में मिलाया या फिर वंडाल से अफ्रीका को लिया तो इससे इन्होंने जो है लंबार्ड इन्वेशन का रास्ता तैयार कर दिया था जस्टिनियन का। कोई एक भूल बताई गई है इसकी। अर्ली 17वीं सेंचुरी में वार रोमन और ईरान के बीच में फिर से शुरू हो गया। रोम और ईरान, जिसका हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक दूसरे के हमेशा अगेंस्ट रहते थे, एक दूसरे के विरोध में रहते थे। तो अब फिर से इनका झगड़ा शुरू हो गया था 7th सेंचुरी में आते आते। 6th और 7th सेंचुरी में ससेनियन, जिन्होंने कभी ईरान पर कब्जा किया हुआ था, अब वो भी इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, इन्वेशन कर दिया, अटैक कर दिया। एज वेल एज व्हेन बेंजेंटियम एज द रोमन एम्पायर वाज नाउ इंक्रीजिंगली नॉन, बाजेटियम के नाम से ही जाना जाता था रोमन एम्पायर को, वहाँ पर भी जो है रिकवर्ड दिस प्रोविंसेस इन 620s and it was just a few years away literally from the final major blow which came the time from the south east। और इसको एक बहुत बड़ा मेजर ब्लो, बहुत बड़ा धक्का लगा कहाँ से? क्योंकि साउथ ईस्ट की तरफ से जो मुसलमान है, जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर इस्लाम रिलीजन की शुरुआत हो गई थी और जो प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर है उन्होंने अपने धर्म को शुरू करके और एरियाज़ को जीतना शुरू कर दिया था। तो साउथ ईस्ट की तरफ से वो आए थे जिन्होंने इस रोमन एम्पायर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा झटका था। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगनिंग इन अरेबिया, इस्लाम धर्म की एक्सपेंशन, इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरेबिया में हुई थी, जो मैं अभी आपको बता रही थी। ये बहुत ही बड़ी एक राजनीतिक क्रांति बताई गई है जो हिस्ट्री में घटी थी। 642 बारले 10 ईयर आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद डेथ। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ कब हुई थी? 632 में, 632 सी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी। और प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के 10 साल के बाद क्या हुआ कि भाई लार्ज पार्ट ऑफ बोथ द ईस्टर्न रोमन्स एंड ससेनियन एम्पायर्स हैड फॉलन टू द अरब्स, कि रोमन का ईस्टर्न हिस्सा और ससेनियन यानी कि ईरान का हिस्सा वो अरब वासियों के हाथ लग गया और इनका झगड़ा हुआ, इनके युद्ध हुए थे। तब जो है मुसलमानों ने इस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। वी शुड bear in mind those conquests which eventually a century later extended as far afield in Spain, Sindh and Central Asia began in fact with the subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic states। कहते हैं कि भाई जो हमें हमेशा ये दिमाग में रखना होगा कि भाई एक सेंचुरी के बाद, यानी कि एक सेंचुरी के बाद, यानी कि बता दिया कि 732 या 742 के आसपास
ठीक है। 8th सेंचुरी में करीबन इसने स्पेन पर, सिंध पर और सेंट्रल एशिया पर भी, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ भी इसने कब्जा कर लिया। बहुत सारे देश मुस्लिम कंट्री बन चुके हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, बहुत सारे देश इन्होंने, ईरान, इराक, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ही तो बना लिए थे, सारे हिस्से पर कब्जा करते चले गए थे। अरेबिया एंड देन इन द सीरियन डेजर्ट, सीरिया पर भी कब्जा। सीरिया भी कौन सा है, वो भी ये मुस्लिम कंट्री है। फ्रिंजेस ऑफ इराक तक भी कब्जा कर लिया। और इस के बारे में, अरेबियन पेनिनसुला के यूनिफिकेशन के बारे में हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 जो है वह राइज ऑफ इस्लाम रिलीजियन के बारे में दिया हुआ है कि जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये सारा इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप चलो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इवन यहाँ पे एक ये डेट लाइन भी दी हुई है, बार बार जो रूलर्स का जिक्र आ रहा है, ये देखो यहाँ पे ये रूलर्स के बारे में बता रखा है, किस किस रूलर ने कौन से टाइम पीरियड से कब तक रूल किया था। ज़्यादातर हमारा कॉन्स्टेंटाइन रूलर के बारे में आया है और उसके डायक्लेशियन रूलर के बारे में हमने किया है। डायक्लेशियन का तो इवन अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है तो अच्छे से हम कर पाएंगे। ऑगस्टस राजा के बारे में हमने किया। ऑगस्टस जिसका नाम था ऑक्टोवियन और बाद में इसने अपना नाम क्या रखा था, ऑगस्टस इसका नाम रखा गया था। किसने कितने टाइम तक रूल किया था, और ये सारी हैपनिंग्स यहाँ पे दी हुई है जिसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझने के लिए जितनी भी वीडियोस बनी हुई है, आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।